हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 9th क्लास है और 9th क्लास में हम आपका बेसिकली जो है ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3 है, इसको हम लोग आज आपका बहुत अच्छे से आपका देखने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे सारे प्यारे बच्चे सभी लोग बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे, गौर करेंगे। कोई भी डाउट है और कोई भी ऐसी क्वेरी है जो आपको समझ नहीं आती मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर किसी को डाउट है, किसी कोई क्वेरी है, किसी कोई प्रश्न है, तो आप मुझसे बेहिचक आपका मेरे प्यारे बच्चों पूछ सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कोई भी एक बच्चा जो अपनी क्लास से खड़ा हो सकता है और आप चैप्टर को पढ़ सकते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। चलिए, एक कोई बच्चा खड़ा हो जाइए किसी भी स्कूल से। जीएससी नारायण बगड़ का बच्चा खड़ा हो रहा है, ठीक है। चलिए, नाम क्या बेटे अपना, आपका? स्वयंराज। ठीक है इमरान, आप शुरू करें। इमरान है, यहां से शुरू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको समझाता चलूंगा। चलिए। अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं में से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इसका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उस एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या ऊंचा भी भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। एक इसी प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजन कहते हैं। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है? आप इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आपको पता लगेगा विश्व का सबसे बड़ा अपवाह द्रोणी तंत्र कौन सा है। अमेजन बेसिन है। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि अमेजन बेसिन कहां बहता है, ये आपके लिए होमवर्क है कि अमेजन नदी आउटफ्लो कहां बनाती है, किस महाद्वीप में है, ये आपको देखना है। क्लियर है? चलिए। भारत में अफवाह तंत्र। भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया है: हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र उत्पन्न होते हैं कारण हिमालय होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी नदियां होती है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों में से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इसी पर्वतीय श्रृंखला की उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति स्थान में लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग को ऊपरी भाग में तीव्र अपर्दन क्रिया करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। मध्य एक निचले भागों में ये नदियां विसर्प गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। अधिकतम प्रायद्वीपीय नदियां। बैठ जाइए, क्योंकि हम थोड़ा आपका समझते चलेंगे, फिर आगे इसको देखेंगे। देखिए, अपवाह तंत्र से ही आपको स्पष्ट हो गया, अपवाह का मतलब होता है बहना, पानी का आउटफ्लो। और हम किसकी बात कर रहे हैं इसमें? बेसिकली बात करें नदी तंत्र की,
जो आपका रिवर सिस्टम है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? अब देखिए भारत में दो प्रकार के मैप होते, देखिए मैप तो बहुत प्रकार के हैं लेकिन बेसिकली हमें दो का पता होता है, एक पॉलिटिकल मैप, एक आपका फिजिकल मैप। तो अगर आप लोग भारत के फिजिकल मैप को देखोगे, भौतिक मानचित्र को, तो उसमें आपको नदियां जो हैं आपको बहती हुई दिखाई देंगी, आपको पर्वत पठार दिखाई देंगे, आपको झरने झील दिखाई देंगे, आपको मैदानी भाग दिखाई देंगे। ये सब आपका भाग है किसका? भौतिक मानचित्र का। देखिए आप पाएंगे कि छोटी छोटी धाराएं होती हैं और एक साथ मिलकर क्या होती हैं, एक मुख्य नदी बनाती हैं। अब देखिए कहीं से कोई छोटी नदी निकलती है, कोई आपका नाला निकलता है, कोई आपका और छोटा मोटा कोई स्रोत होता है पानी का, एक इकट्ठा होकर एक बड़ा आउटफ्लो बनाता है और अंततः कहीं जाकर किसी आपके नदी, महानदी या फिर किसी में आपके सागर में जाके वो अंततः आपका गिर जाता है। आइए थोड़ा इसमें हम ध्यान करके देखते हैं कि अगर आप लोग भारत में थोड़ा सा आप देखेंगे, बेसिकली हम बात करेंगे अपने देश की ही, अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारे यहाँ हमारे पृथ्वी पर अलग अलग आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। कहीं पर आपको पर्वत दिखाई देगा, कहीं आपको पहाड़ दिखाई देगा, कहीं आपको मैदान दिखाई देंगे, तो कहीं आपको घने जंगल, कहीं झील दिखाई देंगी। तो ये सारी स्ट्रक्चर जो है हमारे यहाँ बहुत कॉमन रूप में मिल जाती हैं। अब देखिए आप झील को देखिए, समुद्र को देखिए या महासागर को देखिए, एक तंत्र द्वारा जिसमें क्षेत्र में जल आपका प्रवाहित होता है वह एक द्रोणी कहलाता है। द्रोणी का मतलब समझिए, जो एक सर्कुलेटेड चैन में अगर कोई चीज बह रही है हम उसको द्रोणी कहते हैं। ठीक, मानचित्र का अवलोकन करने से पता चलता है। अब आप सबसे पहले क्या करें, इस मानचित्र को देखिए। ये जो पार्ट है ये वाला, ये हमारी लैंड का ही पार्ट है, ये हमारी धरती का एक बाप का टुकड़ा है। ठीक, अब मान लीजिए ये पार्ट था, ठीक, धरती का पार्ट, इसमें से बीच में एक नदी आपका प्रभावित हो जाती है। तो ये कितने भागों में बांट देगी इसको? दो भागों में। कितने भागों में बट गया ये आपका? दो भागों में आपका बट जाता है। ठीक है ना? तो देखिए ये है जल विभाजक। अगर यहां इसकी बात करूं तो जब जल किसी आपकी चट्टान से, किसी पर्वत श्रृंखला को काटकर उसके बीच से फ्लो होता है तो वो दो पार्ट में उसको डिवाइड कर देता है। आपने बहुत सारी इमेज ऐसी देखी होंगी कि बराबर में बहुत ऊंचा पहाड़ खड़ा है, एक इधर पहाड़ खड़ा हुआ है और बीच में एक पतली सी नदी आपका सक्रिय रूप में गुजर रखी है। आप बहुत सारी फिल्म वगैरह में, आप पिक्चर्स में आप इन चीजों को बहुत आप कॉमन रूप में देखते होंगे कि आप पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और नदी आपका नीचे बह रही है और सामने बिल्कुल आपके पास में ही क्या है, वो दूसरा पर्वत है। तो वो क्या है, वो बीच में आपको दिखाई देगा कि एक द्रोणी, एक गॉर्ज का आपका बनाती है। देखिए गॉर्ज बेसिकली होता क्या है, मैं आपको, जब पानी ऊपर से गिरता है नीचे झरने में तो जिस स्थान को काट देता है ना पानी, हम उसको गॉर्ज कह देते हैं। क्लियर है? देखिए जब नदी आपका हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलने में और समुद्र तक गिरने में और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाती है। सबसे पहले अगर कोई भी आप नदी का स्रोत देखेंगे, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिमनद, कोई ना कोई आपका ग्लेशियर उसका मुख्य स्रोत होता है। सबसे पहले ग्लेशियर से निकलती है छोटी धारा के रूप में, फिर उसमें बहुत सारी और नदियां मिलती हैं, फिर मिलकर आपके बड़े बड़े आपके ऊंचाई से होते हुए आपके नीचे की तरफ आपका बहती है। जब नदी पहाड़ में बहती है तो बोलते हैं उसको युवा अवस्था में है। जब वो आपके मैदान में प्रवेश करती है हम उसको बोलते हैं कि ये किसका अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था में है। और अंततः कहाँ मिलती है, वो समुद्र में जाकर आपका गिर जाती है, किसी सागर, किसी महासागर में। तो उसके बीच में बहुत सारी स्ट्रक्चर आकृति बनाती है। नदी आप देखेंगे कि इस तरह से यूं घूमती हुई जाती है, तो हम बोलते हैं कि नदी कैसी है, सर्पीला आकार की स्थिति में, यानी कि सर्प जिस तरह से चलता है उस तरह से नदी अपना मार्ग बनाती है। उसी में अपने साथ बहुत सारे कटाव छटाव करके लाती है और पहाड़ से लाई गई मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू को वो मैदानी क्षेत्रों में अपने तट के निकट में उनका निक्षेप करती है, उनका जमाव करती है। क्लियर है? तो जिस मिट्टी को जमाव करा, जो चीज छोड़ा है उसको हम बोलते हैं निक्षेपण, आपका सेडिमेंट। क्लियर हो गया? दो नदियों के बीच के भाग को हम दो आप कहते हैं, क्योंकि वहां क्या होता है, बहुत सारी बारीक महीन मिट्टी होती है जो क्या होती है, बहुत उपजाऊ होती है। चलिए इनके विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जल विभाजक के रूप में दिखाया है। ठीक, अब आपके लिए क्वेश्चन है, भारत की किस नदी का अपोहा द्रोणी सबसे बड़ा है? ये आपके लिए
आपका क्वेश्चन है कि वो नदी आपका प्रायद्वीप की नदी है या आपका हिमालय क्षेत्र की नदी है। क्लियर है? ये आपको देखना है, नहीं तो कल मैं आपको पूरा बता दूंगा। देखिए, भारत में अपोहा तंत्र, यानी कि अगर आप भारत के नदी सिस्टम को पढ़ोगे, अपोहा तंत्र को पढ़ोगे, तो दो आपको नदी तंत्र मिलेंगे पढ़ने के लिए। बेसिकली अगर आप उनका फिजिकल आपका डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, एक है हिमालय की नदियां और दूसरा है आपका प्रायद्वीप की नदियां। किनका मिलेगा? हिमालय की नदियां और दूसरा मिलेगा आपको प्रायद्वीप की नदियां। ये दो प्रकार की आपका जो नदियां हैं ये देखने के लिए आपका मिलेंगी और आपको इनको गौर करके जो है अच्छे से इनको देखना है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए दोनों को आप इनको देख लीजिए। हिमालय की नदियों में अगर बात करूं, हिमालय की नदियां बेसिकली वे नदियां हैं जिनमें आपका 12 माह यानी कि आपका पूरे वर्ष भर आपका पानी रहता है, यानी कि उनकी पानी की मात्रा में छोटा मोटा परिवर्तन आपको दिखाई देगा, लेकिन वर्ष भर उनमें पानी की पर्याप्तता रहती है। जबकि जो प्रायद्वीप नदियां हैं इनमें क्या होती है, कुछ आपका मौसमी होती हैं जो किसी विशेष मौसम में आपको दिखाई देगी, जैसे कि आपको बरसात के समय में दिख जाएंगी कुछ नदियां। गदारे जो हैं, जो बहुत सारे ऐसे नाले हैं, गदरे हैं जो आपको भरे मिलेंगे किसी विशेष मौसम में, बरसात में, बाकी नहीं मिलती। क्लियर है? आइए हम थोड़ा सा हम इनके विषय में पढ़ते हैं। भारत के दो आपके मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय और प्रायद्वीप की नदियां हैं, दोनों का क्षेत्र अलग है। कैसा है? एक निकलेगी हिमालय से और एक निकलेगी प्रायद्वीपीय भाग से, जो आपका पैठारी रीजन है, जो आपका प्लेट्यू रीजन है, वहां से कुछ नदियां निकलती हैं। जैसे आप देखेंगे नर्मदा को देखेंगे, तापी को देखेंगे, आप गोदावरी को देखेंगे, महानदी को देखेंगे। क्लियर है? तो ऐसी बहुत सारी न जाने कितनी नदियां हैं जिनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम मात्र एक आपका स्ट्रक्चर भर पढ़ेंगे, जैसे ही चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैं आपका प्रॉपर मैप बनाऊंगा आपको भारत का, उसमें से सारी नदियां आपको दिखाऊंगा कि कौन सी नदियां जो हैं आपके हिमालय नदियां हैं, कौन से आपके प्रायद्वीप की नदियां हैं। इनके विषय में मैं आपको अच्छे से एक एक करके जो है एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, हिमालय में अधिकतर नदियां 12 मासी होती है, मतलब उनमें वर्ष भर क्या रहता है, आपका पानी जो है आपका रहता है, उनमें पानी की कोई कमी जो है आपका किसी प्रकार की नहीं रहती। ठीक, क्योंकि इनमें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम का भी जल प्राप्त होता है। अब किसी ना किसी ग्लेशियर से उनका टच होता है और ग्लेशियर जैसे ही आपका पिघलता है तो वहां से पिघलने के बाद जो है पानी की मात्रा उनमें कंटिन्यूस आपका बनी रहती है। हिमालय की दो मुख्य नदियां हैं। देखिए, दो आपको तंत्र पढ़ने के लिए मिलेगा, एक मिलेगा आपको सिंधु नदी तंत्र, एक ब्रह्मपुत्र, और इसको अलग से ही हम पढ़ते हैं वैसे गंगा नदी तंत्र। क्लियर है? गंगा नदी तंत्र। तो यहां पहले बात करें सिंधु नदी तंत्र की। अगर आप सिंधु नदी तंत्र को देखोगे उसमें झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। क्लियर है? फिर उनकी भी कुछ सहायक नदियां हैं जो आपको दिखाई देगी। क्लियर है? ब्रह्मपुत्र को भी आप देखोगे कि किस तरह से बहती हुई भारत में अरुणाचल में आपका प्रवेश करती है और गंगा से आकर मिलती है, और फिर इसकी दो धारा आपके पद्मा और जमुना के नाम से बढ़ती हैं। आप इसको देख सकते हैं। जब मैं आपको कल पूरा इसका मैप में आपको स्ट्रक्चर बना के समझाऊंगा तो आपको पूरा सिस्टम जो है आपका रिवर का बेसिकली आपको आ जाएगा। तो हम जो भी आज इसकी आपका थ्योरी पोर्शन है हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है? अब देखिए, इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। बेसिकली कहां से निकलती हैं? उत्तरी भाग से। थोड़ा सा अगर आपने बच्चों पिछली क्लास में या पिछले चैप्टर में अगर आपने हिमालय की सारी स्टडी को पढ़ा है, हम लोगों ने आपका हिमालय को देखा था कि जो आपका हिमालय हमको 3 स्टेप में मिलता है, महान हिमालय, लघु हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय। और हमने शिवालिक का जो हमारा हिमालय है हमने उस पर एक्सपेंशन भी देखा था कि आखिर वो कितना बड़ा है। तो हमने देखा कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा, यानी कि जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक क्या है, पूरे में आपका क्या है, हिमालय आपका फैला हुआ है। और साथ में हमने देखा कि उसकी 3 हमको श्रेणियां पढ़ी थी बेसिकली। अगर आपको याद हो पिछला चैप्टर, उसमें हमने महान हिमालय को देखा, महान हिमालय के बाद हमने लघु को देखा और लघु के बाद शिवालिक को देखा। आपकी बुक मुझे दिखाई दे रही है, इस तरह से ना करिए, शांत होकर बैठिए। क्लियर है? ये हमको दिखाई दी। ठीक, अब देखिए, इन नदियों ने पर्वतों काटकर गॉर्ज का निर्माण किया है। जब नदियां बहती हैं तो आपका जिस किसी पठारी पर्वत क्षेत्र को काट देती हैं उसको क्या बोलते हैं? गॉर्ज कहते हैं। मान लीजिए ये पानी का झरना ऊपर से गिरेगा किसी स्थान पर
और कंटिन्यू बहुत लंबे समय तक आपका गिरता चला जाएगा, तो धीरे धीरे वहां का जो आपकी चट्टान है वो कटनी शुरू हो जाती है। उस आपका कटे हुए स्थान को हम क्या बोलते हैं? गोर्ज कहते हैं। क्लियर है? हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक गिरने में बहुत लंबा रास्ता क्या है आपका तय करती हैं। ठीक, और ये अपने मार्ग पर ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन करती हैं। देखिए, जब नदी पहाड़ से निकलती है, ये गॉर्ज का चित्र है, इसी को मैं समझा रहा था आपको। देखिए, दो बगल में पहाड़ हैं, ये देखिए, और बीच में से क्या है? नदी काट कर निकली हुई है। तो ये जो बीच का पार्ट है, यही वाला पार्ट, ये क्या है आपका? ये गॉर्ज है, ये पूरी गॉर्ज बना हुआ है। क्लियर है? यानी कि जब नदी किसी पहाड़ को काटकर आपका बहती है, उसको हम गॉर्ज आपका बोल देते हैं कि ये क्या है? गॉर्ज है। देखिए, आपको अभी ये क्लास में इतना मिलेगा, लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको और स्टेप अगली कक्षाओं में आपको जुड़ता चला जाएगा। और फाइनली जब आप अपने ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तो वहां आपको पूरा एक चैप्टर है अपने आप में, नदी का अपवाह तंत्र, कि नदी की उत्पत्ति से लेकर अंतिम तक वो कौन कौन सी आकृति बनाती है, दर्रे कैसे बनते हैं। क्लियर है? कंगी नुमा क्या करती है, आपका सीढ़ी नुमा क्या करती है। नदियां बहुत सारी स्थलाकृति बनाती है, लेकिन हमको सब नहीं पढ़ना जितना हमारे लिए आपका इंपॉर्टेंट है। हम बेसिकली उनको उतना ही आपका देखते हुए चलेंगे। ठीक, तो गॉर्ज की स्थिति को थोड़ा सा आपने इमेज के माध्यम से देख लिया। अब देखिए, इसमें थोड़ा सी यहां एक कंडीशन को आपको समझाया गया है। ठीक, अब इसको समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा आप सभी बच्चे। ये देखिए, जब कोई नदी निकलती है तो इस तरह से मान लीजिए कोई आपका स्रोत है यहाँ नदी का, ये आप मान ली हिमालय नदियां है, इसको मान लीजिए ये है आपका ग्लेशियर, और ग्लेशियर से ये एक छोटे रूप में आपका बहनी शुरू हुई, और इसके साथ एक अन्य और बहुत सारी नदी जो हैं वो सहायक के रूप में इसका मिलना शुरू हो जाती है। तो ये जो भाग हुआ, ये हुआ इसका ऊपरी भाग। फिर जैसे जैसे नीचे आती चली जाएगी तो इसका जो आउटफ्लो है, जो उसका भाव है, भाव का मतलब होता है वो किस क्षेत्र में बह रही है, आप उसका भाव देखिए। अगर आप पहाड़ में देखेंगे तो नदी का ज्यादा बड़ा भाव नहीं होता, लेकिन जैसी वो आपका प्लेन में प्रवेश करती है तो उसका भाव जो है बहुत चौड़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है? बहुत बड़ा उसका भाव हो जाता है। तो जैसी भाव बढ़ेगा और ना जाने कितनी इसमें नदियां आपकी मिलती चली आएंगी। अब देखिए, नदी इस प्रकार से आपका बह रही है ना, तो इस प्रकार से बहने का जो स्ट्रक्चर है, इसी को बोलते हैं विसर्प स्थिति। कैसी है? विसर्प स्थिति, यानी कि ये आपका सर्प के समान की चाल के नुमा जो है कोई नदी आपका बहती है, उसको बोलते हैं विसर्प स्थिति। क्लियर है? अब देखिए, ये नदी कहां बह रही थी? इस तरह से, और अब क्या हो कि ये नदी, ध्यान दीजिए, जो ये नदी आपका इस तरह से बहकर आ रही है और यहां से ये आपका सीधी हो जाए, यानी कि इस वाले स्थान को छोड़ दे, तो ये जो स्थान बचेगा इसको बोलेंगे गोखुर झील। ये क्या हो जाएगा? गोखुर झील। ये हो गया गोखुर झील। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है गोखुर झील का। तो देखिए, ये क्या बनी है? गोखुर झील, यानी कि नदी को बहते हुए यहां आना था इस स्थान पर, फिर यहां से मिलना था, लेकिन नदी कहां से बह गई? इस वाले स्थान से। ठीक, तो यहां क्या बन गई? गोखुर झील बन गई। यानी बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है नदी के झील का, या फिर झील का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा इस प्रकार का हो जाए, उसको बोलते हैं गोखुर झील। बेसिकली झील हम क्या समझते हैं कि कुछ ना कुछ गोल सी रही होगी। क्लियर है? इस तरह से हम लोग देखते हैं। ठीक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, इतना आपने देखा, देख लिया। चलिए, और फिर उसके बाद क्या होती है? ये आपका जब गोखुर झील की स्थिति आपका तभी बनती है जब नदी कहां करती है? मैदान में, या कह सकते हैं वो आपका मैदानों में जब प्रवेश करती है, ये तब की ही आपकी कंडीशन है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है? अंततः नदी जब आपका समुद्र में गिरने वाली होती है तो उसका बहाव अन्य अन्य छोटी छोटी धाराओं में आपका बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा हम उसको कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इतना बेसिकली आपको ये सब ध्यान रखना था।
चलिए, तो ये सारा तंत्र को हमने समझा। अब इस तंत्र में हम दो तंत्र देख रहे थे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र के विषय में। तो आज जो है इस तंत्र का जो बेसिकली आपकी थ्योरी है उसको हम देखते चलेंगे। कल फिर थ्योरी के बाद मैं आपको मानचित्र बनाता चलूंगा मैप में, और सब नदियों को हम लोग एक एक करके देखते हुए चलेंगे। क्लियर है? देखिए, अब बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। सबसे पहले आप देखिए, जो सिंधु नदी है, आप इसका अगर उद्गम क्षेत्र देखेंगे तो ये आपको मानसरोवर झील मिलेगी। अब सबसे पहले आप देखिए, अगर आपके पास मानचित्र हो विश्व का, तो वहां थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं कि जो आपकी मानसरोवर झील है वो बेसिकली कहां पड़ती है? तिब्बत में पड़ती है। कहां पड़ती है? आपकी तिब्बत में। तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट, कहां से? मानसरोवर झील के निकट आपके तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई ये भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। देखिए, अगर मैप बनाने की जगह होती तो मैं इसको ऐसे बना सकता था कि मान लीजिए यहां से ऐसे निकली, इस तरह से बाप का प्रवेश करती हुई इस तरह से निकल जाती है, अगर मैं मानचित्र बनाऊंगा तो। ठीक है, लेकिन चलो आज आपका देखते हैं कि आप कितना याद रखते हैं। कल पता लगेगा कहां से कौन सी नदी निकलेगी, जब मैं आपको पूछता रहूंगा। ठीक है, चलिए बेसिकली ध्यान दीजिए। तो कहां से प्रवेश करती है? लद्दाख से। तो कभी कभी जब आपका एमसीक्यू का कंपटीशन होता है, या आपको पता भी होना चाहिए कि सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है। क्लियर है? तो वो है लद्दाख। लेकिन लद्दाख से पहले एक आपका दर्रा पड़ता है, जिस दर्रे के माध्यम से वो भारत में प्रवेश करती है। तो आपको कल उस दर्रे का नाम बताना है कि सिंधु नदी भारत में किस दर्रे के माध्यम से प्रवेश करती है। यह आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, कल छोटा सा लिख लीजिए बच्चों कि सिंधु नदी किस आपका दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। ये तो पता लग गया कि कौन सा क्षेत्र है, वो आपका यूटी है, लद्दाख। लेकिन किस दर्रे के माध्यम से प्रवेश करती है, ये आपको ढूंढ के लाना है। चलिए, इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा इस नदी में मिलती हैं। यानी कि ये छोटी छोटी ऐसी आपकी कह सकते हैं कि ये सहायक नदियां हैं। जास्कर नदी को आप देखेंगे, जास्कर श्रेणी को काटते हुए आपका बहती है। नुब्रा वैली का नाम आपने सुना होगा। क्लियर है? श्योक नदी आपने सुना होगा। हुंजा के विषय में आपने सुना होगा। क्लियर है? ये सारी नदी कहां है आपका? ये लद्दाख वाले क्षेत्र में आपका बहती है। बेसिकली जे.एंड.के की ये आपकी क्या है? छोटी छोटी सब आपकी नदियां हैं, जो सब इसकी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान में तथा गिलगित से बहते हुए अटक के पर्वत क्षेत्र के बाहर निकलती हैं। अब आप मैप में गिलगित को भी देखेंगे। क्लियर है? देखिए, कल मैं क्या करूंगा, एक मैप को डाउनलोड करके आपको लगा दूंगा, ताकि बेसिकली आपको पता चल जाए कि कहां पर जास्कर है, कहां पर नुब्रा है, कहां पर श्योक है और कहां पर गिलगित है, आपको समझ आए। और बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान का एक आपका प्रांत है। ठीक है? क्या है? पाकिस्तान का प्रांत है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे सतलज है, व्यास है, रावी है, चेनाब है और झेलम है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो आप मुझे बताइए कि सतलज, व्यास, रावी और चेनाब और आपका झेलम में से किस नदी के तट पर आपका श्रीनगर बसा हुआ है? जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, बताइए। चलिए, तो अब आपको बताना है कि जो आपका श्रीनगर है वो किस आपके नदी के तट पर है। तो आपको पता लगेगा, झेलम को आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर आपको झेलम नदी के तट पर जो है आपको मिलेगा। क्लियर है? चलिए, आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठान कोट के पास सिंधु नदी से मिलती हैं, और कह रहे हैं कि ये सारी नदी बेसिकली बहती भारत से ही है, लेकिन अल्टीमेटली ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। कौन? आपका सतलज हो, चाहे व्यास हो, चाहे रावी हो, चाहे चिनाब हो, चाहे आपका झेलम हो, ये सब क्या है आपका? ये सारी की सारी आपका सिंधु नदी की ही क्या है? आपका सहायक नदियां हैं। ये आपको पता रहना चाहिए। और कहां मिलती हैं? कहां मिलती हैं?
मिठान कोट एक आपकी जगह पड़ती है पाकिस्तान में। ये सारी नदी क्या है, वहां आकर जो है सिंधु नदी में आकर ये मिल जाती है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। इसके बाद यहां नदी दक्षिण की तरफ बहती है और अंततः कराची, देखिए आपने बड़ा नाम सुना होगा कराची का, कहां पड़ता है कराची, पाकिस्तान में। ठीक, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, चलिए तो कराची। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सिंधु नदी जो बहती है अंततः किस आपके सागर में अपना आउटफ्लो बनाती है, यानी कि कहां गिरती है, तो आपको पता होगा मिठान कोट के बाद जब सारी नदी आपस में मिल जाती हैं तो कराची से पूर्व में आपको दिखाई देगा अरब सागर। और फाइनली सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी का आउटफ्लो कहां बनता है, आपका अरब सागर में बनता है। कहां बनता है, अरब सागर में। और मैं आपको पहले मानचित्र में बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट रूप से आपको बता चुका हूं, आपको समझा चुका हूं कि ये जो क्षेत्र है यहां पर कौन सा सागर बहता है, अरब सागर। और ये रीजन किसका है, बे ऑफ बंगाल का। और ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, और ये आपको मालदीव बताया था मैंने। और नीचे कौन सा महासागर बताया था, हिंद महासागर। क्लियर है। ये सारी चीजें मैं जो आपको हूं पिछले वाले चैप्टर में पूरा अच्छे से सभी बच्चों को बता चुका हूं और सभी बच्चों को पढ़ा भी चुका हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो बेसिकली ये कुछ आपके की पॉइंट हो गए। देखिए याद रखने के बहुत अलग तरीके हैं। आप इतनी लंबी थ्योरिकल रूप में आप सिंधु नदी को याद नहीं रख सकते, आप इसका टू द पॉइंट बना सकते हैं। क्लियर है। आप देखिए जब तक आप इतनी बड़ी चीज को शॉर्ट करना नहीं सीखेंगे तब तक आपको पता नहीं होगा। आप बेसिकली लिख लीजिए, आपका सिंधु नदी कहां से निकलती है, आपका मानसरोवर से, झील से। ये कहां पड़ती है, सामने तिब्बत में लिखिए। किस दर्रे से प्रवेश करती है, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये आपको बताना है कौन सा दर्रा है, बारालाचा है, लापला है, कौन सा दर्रा है, ये आपको ढूंढना है। फिर कहां से प्रवेश करती है, आपका उस दर्रे के माध्यम से लद्दाख में। लद्दाख के बाद आपका बहती है जास्कर, नुब्रा, श्योक। ये नदी ऐसी हैं जो उसकी सहायक नदियां हैं जो इसमें मिलती हैं। क्लियर है। और फिर आपने देखा कि बेसिकली इसमें कुछ और इसकी सहायक नदियां हैं जो आपके इसमें मिलती हैं, आपने उनके विषय में पढ़ा, सिंधु, रावी, झलज, जो आपका सतलज वगैरह हैं। फिर ये कहां मिलती हैं, ये पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है मिठान कोट। तो भारत से बहते हुए ये आपके सिंधु नदी में मिठान कोट के जो पास है वहां आकर मिल जाती हैं। और कराची के पूर्व में अरब सागर में इसका आउटफ्लो बनता है, किसका, सिंधु नदी का। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कहां से उद्गम है और कहां तक इसका आउटफ्लो है। तो कल पूरा इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा कि ये कितने किलोमीटर बहती है, किन किन क्षेत्र से आपका बहती हुई निकलती है, ये हमको कल देखना है। क्लियर है। चलिए, सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। धीमे का सेंस ये है कि जिस तरह गंगा का ढाल इस तरह से तीव्र खड़ा हुआ है, इसका कुछ कम है। यानी कि सिंधु नदी के अगर आप स्लोप देखोगे, ढाल देखोगे, वो आपको कम दिखाई देगा आपके तुलनात्मक रूप से गंगा नदी के रूप में। ठीक, सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। द्रोणी का क्षेत्र का मतलब है कि वो कहां पर आउटफ्लो बनाती, किस किस क्षेत्र में बहती हुई जाती है। ठीक, तो देखिए 1/3 मतलब 1/3 से कुछ अधिक भाग कहां पर है भारत के, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख, हिमाचल हो गया और पंजाब, इस क्षेत्र में। बाकी सब सबसे ज्यादा कहां बह रही है, ये पाकिस्तान में बहती है, पता होना चाहिए। और कितने किलोमीटर, 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। कैसी है, विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। चलिए लिखिए। वैसे बच्चों आप सभी ने जो है आपने पढ़ रखा होगा सिंधु नदी को, पूरा अच्छे से मैप में बना भी लिया होगा। ऐसी मुझे आपकी पूरी उम्मीद है कि जो आपके टीचर है उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। तो एक बार जो आपको मैपिंग वगैरह है थोड़ा आप उसको याद रखिए, क्योंकि कल मैं बताऊंगा तो आप अगर मुझसे बताते चलेंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा मुझे भी। ठीक है। चलिए, एक छोटा सा इसमें नॉलेज का क्वेश्चन है और आपको बेसिकली ध्यान भी रखना चाहिए। देखिए, सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद था। क्लियर है। पाकिस्तान का यह मानना था कि
जो सिंधु नदी है उसका सबसे ज्यादा बहाव क्षेत्र हमारे पास है, और हमारे पास होने की वजह से भारत क्या करता है, बांध बना लेता है और पानी को ऊपर रोक देता है, और पाकिस्तान तक सिंधु नदी का जो आपका पूरा जल है या पानी है वो हमको प्राप्त नहीं होता। तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत लंबे समय तक ये जंग आपकी चली, और फिर क्या होता है कि सिंधु नदी जल समझौता होता है 1960 में, और इसको कराता है वर्ल्ड बैंक। कौन कराता है? विश्व बैंक की मध्यस्थता में एक समझौता होता है जिसको बोलते हैं सिंधु जल समझौता 1960 में। अब देखिए इस क्षेत्र की अगर आप इसमें गौर करके देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा, सतलज 1, ब्यास 2, रावी 3, चेनाब 5, 4 और झेलम 5 हो जाएंगी, और सिंधु लगा के 6 नदियां, टोटल 6 नदियां हैं। तो इन 6 नदियों के जल के बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में आपका विवाद था, और इस विवाद को आपका सुलझाते हुए तो एक रास्ता निकाला गया कि सतलज, ब्यास, रावी का जो जल है उसका अधिकतम भाग भारत प्रयोग करेगा, चेनाब, सिंधु और झेलम का अधिकतर जल कौन है आपका, पाकिस्तान प्रयोग करेगा। चलिए इसके विषय में भी मैं आपको कल अच्छे से बता दूंगा। फिलहाल एक बार आप इसको गौर करके देख लीजिए, रिवीजन के तौर पर कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले आपको थोड़ा सा इसमें गोर्ज पर भी आपका ध्यान रखना है। इस तरह के चित्र आप जब भी बनाएं, आप पढ़ते समय आपको बना लेने चाहिए। आज नहीं तो कल जब आप कंपटीशन की आपका तैयारी करेंगे तो आपको ये सब पढ़ना होगा कि गोर्ज कैसे बनता है, कैनन कैसे बनते हैं, आपका बीसर्प स्थिति क्या होती है, और आपका गोखुर झील कैसे बनती है, और साथ में आपको ये सब पूछा जाएगा, ऊपरी भाग, मध्य भाग कैसे आउटफ्लो होता है, और कैसे नदी अपना कहां पर बहाव आपका चौड़ा करती है, पर्वत में, पठारी रीजन में, ये सब आपको दिखाई देगा। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि नदियों को बहने में आसानी कहां होती होगी, पर्वतीय क्षेत्र में या मैदानी क्षेत्र में, आप मुझे बताइए कहां होती होगी अगर मैं आपसे पूछूं। चलिए गंगा नदी तंत्र में तो आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। गंगा नदी की मुझे नहीं लगता कि गंगा नदी के में कुछ आपको जानकारी अधूरी होगी, क्योंकि गंगा जो है हमारे उत्तराखंड से ही निकलती है। देखिए गंगा की मुख्य धारा भगीरथी, गंगोत्री, हिमनद से निकलती है। कहां से निकलती है? गंगोत्री, हिमनद से। अब इसमें आप देखोगे तो छोटी छोटी और बहुत सारी ऐसी सहायक नदियां हैं जो उसमें मिलती हैं, आउटफ्लो बनाती हैं, फिर देखती हैं। देखिए बेसिकली मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा आज, क्योंकि अभी कुछ समय बचा है, 2-4 मिनट, फिर उसके बाद हम कल जो है आपका नई तरीके से इसको लेंगे और इसको देखेंगे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल जो है हम लोग आपका सिंधु नदी जो आपका तंत्र है, कल उसको मानचित्र से देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको, आपको गंगा को। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।